हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी उस तरह के क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप खुद से क्वेश्चंस बनाएं, तो आप लोगों ने बनाए होंगे और उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी। सिमिलर क्वेश्चन आप बना लेते या आपने बनाए होंगे, ठीक है ना। और आप वेरीफाई भी करना, मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई कैसे करते हैं, तो आपने वेरीफाई भी कर लिए होंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी आए हैं तो उनको मैंने इंस्टेंटली मैसेज कर दिया है, चाहे वो व्हाट्सअप से मैंने उनको हेल्प करी है, फिर मेल के थ्रू मैंने उनको पीडीएफ भेजी है, तो मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो प्लीज़ वापस से वो क्यूरी करिए ना। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं वापस, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लीनियर एक्सप्रेशन ले रहे थे, दोनों साइड एक्सप्रेशन लिए थे, एक साइड एक्सप्रेशन एक साइड जीरो लिया था, एक साइड एक्सप्रेशन एक साइड कांस्टेंट लिया था। इस तरह के हम क्वेश्चन ले चुके हैं ना इन इक्वेशन के। अब अगली टाइप जो आती है, अभी भी हम लीनियर ही लेंगे, अभी हम क्वाड्रेटिक के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्मेट लेंगे जहां पर आपको थोड़ी और ज़रूरत पड़ेगी समझने की चीज़ों को, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई इक्वेशन है, इस तरह की कोई इक्वेशन है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, x+1 अपॉन x-2। अगर ये कोई फंक्शन है, फंक्शन या इक्वेशन अगर मैं बोलूँ, इस तरह की कोई इक्वेशन है, ठीक है ना। इस तरह की इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करूँ, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब क्या होता है भाई, डिफाइन होने का मतलब होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, और x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो यहाँ पर नहीं रख सकता। तो मुझे नहीं रख सकता वो सोचनी है, बाकी सब रख सकता हूँ, जो नहीं रख सकता उसको छोड़कर बाकी सब रख सकता हूँ। इसका मतलब यही हो। अभी चूंकि ये इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इक्वेशन है तो ये इक्वल टू 0 होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x+1 इक्वल टू 0 लिखा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो x इक्वल टू -1 केवल एकमात्र सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को 0 बना रहा होगा। x इक्वल टू -1 मैंने वापस सब्स्टिट्यूट करके देखा तो मेरा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब मैं 100% सही हूँ कि x इक्वल टू -1 मेरा बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं इसको इक्वेशन ना बोलकर आपसे पूछता कि ये एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा, क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर रखूंगा, जैसे कि मैं 0 रख पाऊंगा क्या, तो 0 रखने पर क्या ये वैलिड नंबर आ रहा है क्या। कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइन होने का मतलब क्या है कि कोई भी x की वैल्यू, क्योंकि x में है तो मैं x की वैल्यू के बारे में सोच रहा हूँ, कोई भी x की वैल्यू यहाँ रखने पर इनवैलिड फॉर्मेट ना दे, सारी चीजें वैलिड आए। तो अगर आप √2 रखेंगे तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 ये भी एक वैलिड फॉर्मेट है। वैलिड मतलब इसका एग्जिस्टेंस है भाई, जिस नंबर का एग्जिस्टेंस होता है उसको वैलिड नंबर बोलूंगा, जिसका नहीं होगा उसको इनवैलिड नंबर बोलूंगा। तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर अगर मैं x+1 अपॉन x-2 के वैलिडिटी की बात करता हूं कि कब कब वैलिड नंबर देगा, मतलब कब कब ऐसा नंबर देगा जिसको आप पहचान सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। इनवैलिड नंबर जैसे इनफाइनाइट जैसा नंबर ना दे, इनफाइनाइट को मैं इनवैलिड बोलूंगा ना, और रियल नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा रियल नंबर मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ जिससे ये एक्सप्रेशन, ये क्या कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन वैलिड वैल्यू दे। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ x की सारी रियल वैल्यूज है ना, x की सारी रियल वैल्यूज में से सोच रहा हूँ, यहाँ से सोच रहा हूँ भाई, है ना, ये आंसर नहीं लिखा है मैंने, यहाँ से सोच रहा हूँ, है ना, यहाँ से हम थिंक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सोचा तो बस मुझे भाई ऐसे अगर सोचने बैठूंगा तो इनफाइनाइट नंबर तो बहुत सारे हैं, रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो सारे नंबर डाल डाल के थोड़ी देखूंगा। तो फिर मोटी मोटी बात आपको क्या समझनी होती है कि जो रैशनल फंक्शन होता है, ये नीचे वाला जिसको मैं डिनोमिनेटर बोलता हूं, ये डिनोमिनेटर 0 कहाँ होता है ये पता कर लो। तो ये डिनोमिनेटर कहाँ 0 होता है, x इक्वल टू 2 पर, और x इक्वल टू 2 केवल डाल के देखो यहाँ पर। तो x इक्वल टू 2 अगर मैं केवल डाल के देखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 3/0, और 3/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। 3/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसको मैं बोल देता हूँ नॉट डिफाइंड या इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 एक्सप्रेशन x+1
अपॉन x माइनस 2 इज नॉट डिफाइन, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब केवल और केवल x इक्वल टू 2 पर ही नॉट डिफाइन आ रहा है, लेकिन बाकी सब जगह डिफाइन आ रहा होगा। हाँ, बाकी सब जगह देखो कोई भी और वैल्यू रख कर देखो, 2 के अलावा 2.1 रखो, √2 रखो, 0 रखो, 5 रखो, 100 रखो, 90 रखो, -90 रखो, माइनस कुछ भी, कोई भी वैल्यू रखो जो भी आपको समझ में आ रही है, चाहे वो इरेशनल नंबर हो चाहे वो रेशनल नंबर हो, कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा इसकी वैलिडिटी आपको एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी। इसका मतलब केवल हमें न्यूमरेटर को नहीं चेक करना चाहिए, न्यूमरेटर तो से तो आ ही जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा कि न्यूमरेटर 0 बना देगा, तो 0 एक वैलिड नंबर है। किसका आंसर अगर 0 आता है तो वो सही आंसर है, लेकिन किसी का आंसर अगर इन्फाइनेट आता है तो वो सही आंसर नहीं है। तो इन्फाइनेट तभी आ सकता है जब नीचे वाला 0, डिनोमिनेटर 0 हो। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2, केवल मैंने यहाँ पर चेक किया कि नीचे वाले 0 कैसे होते हैं, तो कैसे हो रहे हैं x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 मैंने रख कर देखा तो वो इन्फाइनेट आया। तो इसका यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, कि जब डिनोमिनेटर की वजह से जो नंबर्स आ रहे हैं उनको मैं आंसर में काउंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो डिनोमिनेटर की वजह से आ रहे हैं, ठीक है ना, वो किसी भी एक्सप्रेशन को वैलिड नहीं बनाते, किसी भी एक्सप्रेशन को सही वैल्यू में कन्वर्ट करके नहीं दिखाते। तभी तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स नीचे की वजह से मिल रहे हैं वहां सब जगह ओपन इंटरवल लगा रहे हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर में दिख रहा है तो इसका मतलब वो ले लिया नहीं है। इंटरवल में क्या होता है कि कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, तो कहीं दिखाने का मतलब उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब कर दिया कि मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारा कंक्लूजन है वो लिख देता हूँ। इस एक्सप्रेशन में मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, तो मैं रख सकता हूँ सभी वैल्यू, x बिलोंग्स टू r, केवल 2 को छोड़कर, एक वैल्यू को छोड़कर। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का ये डोमेन बोला जाता है। डोमेन का मतलब क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो x की, तो सारी वैल्यू रख सकता हूँ, सारी, केवल 2 को छोड़कर। अच्छा, ये बात अब मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर, तो हो सकता है आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो बार बार आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई और ये बहुत काम की भी चीज़ है, ये पूरी मैथ्स में काम आएगी। कोई भी रैशनल फंक्शन कब डिफाइन माना जाएगा, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसमें डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर नहीं देखना है। जब उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर होने से बचाना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैंने इसको 0 के बराबर होने से बचा दिया तो हमेशा वो डिफाइन रहेगा। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए और ये अभी तक हम काम में भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस क्या था कि पहली बात, ऐसे फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 0/0 फॉर्म डिफाइन नहीं बोली जाती है, ये नॉट डिफाइन फॉर्म बोली जाती है ना। 0/0 को मैं नॉट डिफाइन फॉर्म बोलता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन लेता हूँ, x और x-1 और x-2, ठीक है ना। ये भी मैंने एक्सप्रेशन लिया है, एक इक्वेशन भी नहीं ली और इन इक्वेशन भी नहीं लिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये डिफाइन कब होता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये तो इससे कट गया, अच्छी बात है, काट दिया आपने। अब आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा तो आपने लिखा x-1 x-2, x-1 अपॉन x-2 ऐसा लिखा। अब ये चीज़ ऐसी कोई सिमिलर बन गई, तो आपने यही वाला फंडा लगाया, आपने बोला कि सर रैशनल एक्सप्रेशन है, इसीलिए जहाँ से ये 0 होगा, जहाँ पर ये 0 होगा उस वैल्यू पर ये नॉट डिफाइन होगा, बाकी सब पर डिफाइन होगा, ऐसे आप मुझे बोलेंगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये x इक्वल टू 2 पर होता है 0, x इक्वल टू 2 पर 0 होता है भाई ये वाला। तो इसका मतलब आपने बोला कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, ये इसका आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। मतलब ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का तरीका लिख रहा हूं। लेकिन आप ध्यान दें कि ये चीज़ मैंने दी नहीं दी, ये चीज़ तो आपने कन्वर्ट करके लिखी है, ये चीज़ तो आपने कन्वर्ट करके लिखी है और ये बात सत्य है, ये बात ट्रू है इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए ये बात सही है। लेकिन इसके लिए सही है क्या, मैंने तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये दिया है ना। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप क्रॉस चेक करते हैं तो आपको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन से क्रॉस चेक करना है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, ओरिजिनल क्वेश्चन तो हमारा क्या है, x डॉट x-1 अपॉन x-2, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इस ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या मैं और ऐसे नंबर देख सकता हूं जो मुझे नॉट डिफाइंड कंडीशन दे रहे हैं। तो हाँ, एक और कंडीशन है, एक और चीज़ है ना। मैंने क्या बताया, वही फंडा, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो काटो मत, जब आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हो तो ओरिजिनल फॉर्मेट से ही करो। तो आपको
डिनोमिनेटर में दो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, x और x-2, इन दोनों को जीरो करके देखो तो सही तरीका लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, ये सही तरीका है। सही तरीका क्या है, x इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन आता है, ये 0 होता है 0 पर और ये 0 होता है 2 पर, अगला वाला 0 होता है 2 पर। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो x इक्वल टू 0 जैसे मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे क्या मिला, 0/0। देखो 0 रखो, 0 0 -1 तो -1, 0.-1 0, तो 0 और यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन होगी, 0.-2 तो 0, तो 0/0 फॉर्म मिल गई। कब मिल गई, x इक्वल टू 0 रखने पर। तो सेम एक्सप्रेशन, वैसे ये जो चीज निकाल रहा था मैं वो डिनोमिनेटर में x के आने से आ रही थी, तो वैसे भी ये कंडीशन लग रही है कि 0 आंसर में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं 0 को रखकर देख रहा हूं तो एक और चीज मुझे यहां से पता लग रही है कि ये फॉर्म तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब अगर सेम एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे होता है तो वो जो एक्सप्रेशन जहां पर 0 होता है ना, उसको अगर मैं यहां रखता हूं तो वो 0/0 फॉर्म देता है। इसका मतलब 0/0 फॉर्म भी वैलिड नहीं मानी जाती। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे आ रहा था, ये x इक्वल टू 0 आंसर में नहीं लिया जाएगा। एट x इक्वल टू 0 है तो आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, आंसर में नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, नॉट इंक्लूड इन आंसर, x इक्वल टू 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई आपको। ऐसे नंबर जो किसी एक्सप्रेशन को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, या ऐसे एक्सप्रेशन जो ऐसी फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हो, उनको आप कभी भी आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम काट तो देते हैं कैलकुलेशन के लिए, काटना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना भाई, तो सिंप्लीफाई तो करना ही है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन से ही आपको क्रॉस चेक करना है। तो जब आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं तो साथ के साथ ये देखते जाएं कि मुझे क्या नंबर आंसर में नहीं लिखना है कभी भी। तो x इक्वल टू 0, इसकी वजह से x इक्वल टू 0 मिलता था। तो अगर आप ये स्टेप लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप आएगी तो यही, लेकिन यहाँ साथ में क्या लिखेंगे, सही रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा है ना। अब यहाँ साथ में क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 0 आंसर में नहीं लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। अगर आप साथ के साथ लिखते जाएंगे, क्यों लिखा मैंने x इक्वल टू 0, क्योंकि अब आपने काट दिया तो इसमें देखो अब आपको x नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा नंबर नजर ही नहीं आ रहा जिसकी वजह से 0 मिलेगा आपको। तो 0 मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब आप आगे भूल सकते हो, आगे आंसर लिखते टाइम भूल सकते हो। तो आप साथ के साथ क्या करें, जिस एक्सप्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं उसकी वजह से अगर आपको ऐसी फॉर्म मिल रही है, नॉट डिफाइंड जैसी फॉर्म मिल रही है, जैसे कि ऐसी फॉर्म, तो उसको आप पैरेलली लिख दें, साथ के साथ लिख दें कि x की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये बात क्लियर हो गई। x इक्वल टू 2 वैसे भी नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब अगर इसका सही आंसर लिखूँ ना, इस एक्सप्रेशन का सही आंसर x-1 अपॉन x-2, ये डिफाइन होगा, डिफाइन ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू सारे नंबर एक्सेप्ट 0 and 2, 0 और 2 को छोड़कर सारे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो, चाहे आप 1 रख दो, चाहे आप √2 रख दो, कोई भी नंबर रख दो, आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दो प्यारी प्यारी सी बातें समझ में आई होगी। इन दोनों बातों के बिना काम नहीं चलेगा भैया ना। अब आप बोलेंगे कि ये बातें हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हमें मतलब अभी क्या रिक्वायरमेंट आ गई इनकी। तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है भाई, कोई भी चीज़ को पढ़ोगे ना तो ये समस्या करती है कि भाई किस तरह से किस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। और हम आगे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसमें हमें समस्या आने वाली है। तो हम वापस इनिक्वलिटी वाले चैप्टर पे आते हैं और इनिक्वलिटी वाले चैप्टर में बात करते हैं x-1 अपॉन x-2 और लेस देन और इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन सेम ही लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कैसे करना है वो बताया है, अब यहाँ इसको सोल्व कैसे करना है वो बताऊंगा। तो आप कैलकुलेशन करने के लिए देखो सेम चीज़ सेम साइड है ना, x सेम साइड है, तो सेम साइड मैंने आपको क्या बोला था, कैंसिलेशन अलाउड है। तो कैंसिलेशन अलाउड है, इसका मतलब आप x को काट सकते हो। वैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेम चीज़ को काट सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। अगर यहाँ पर x नहीं होता तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। अब आपको 3 फैक्टर नज़र आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन बनाते, जीरोस पता करते, नंबर्स को वहाँ पर शो करते और फिर प्लस माइनस प्लस देकर आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो गई क्या कि एक फैक्टर कॉमन आ गया दोनों तरफ। लेकिन अच्छी होने के साथ मुझे अगर ये नॉलेज नहीं है तो फिर मेरे को समस्या आ सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने के लिए इस सेम फैक्टर को सेम साइड है इसलिए काट रहा हूँ और क्या लिख दे रहा हूँ, x-1 अपॉन x-2
लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन मैं एक आदत यहाँ से डालूंगा, जिस भी चीज़ को मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसके बारे में यहाँ पर विचार करूँगा जरूर हमेशा, चाहे उसको मैंने पॉजिटिव होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया या चाहे मैंने सेम फैक्टर के होने की वजह से मैंने उसको कैंसिल किया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पॉजिटिव होने की वजह से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आप उसको याद रखोगे, और अगर सेम फैक्टर की वजह से आप उसको कैंसिल करोगे तब भी आप याद रखोगे। याद रखने का मतलब चेक करोगे कि वो जीरो जहाँ पर हो रहा था उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में रखने पर क्या वो डिफाइंड फॉर्म दे रहा है या इनवैलिड फॉर्म दे रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर ये कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप तो मेरी यही आएगी, 100% ये आएगी। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ये होने की वजह से जिस फैक्टर को मैंने काटा है वो जीरो कहाँ होता है, वो होता है जीरो पर। ये वाला फैक्टर x इक्वल टू जीरो पर होता है। तो x इक्वल टू जीरो मैंने इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन में रखकर देखा तो मुझे 0/0 फॉर्म मिली। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो 0/0 फॉर्म दे रहा है, ऐसी फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब उसको आंसर में लेने का मतलब क्या है कि हम गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब साथ में यहाँ पर साथ में x इक्वल टू जीरो कभी भी आंसर में नहीं आए, गलती से नहीं आ जाए। जो आंसर लिखेंगे ना उसमें गलती से नहीं आ जाए, इसलिए हमें यहाँ पर साथ में लिख देना चाहिए कि जिस फैक्टर को मैंने काटा है वो 0/0 हो रहा है और x इक्वल टू जीरो आंसर में नहीं आना चाहिए। अब हम इस पर फोकस करते हैं। उस पर फोकस किया तब ये कंडीशन आई और ये चीज़ आ गई। अब इस पर फोकस करते हैं। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या वेविकर्व लगाने के लिए? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सब सारी बातें ये वेविकर्व की मानता है। यहाँ जीरो भी है, यहाँ रैशनल एक्सप्रेशन भी है, इनके मल्टीपल्स पॉजिटिव भी हैं। तो हम यहाँ पर केवल डायरेक्ट नंबर लाइन बनाएंगे। इस नंबर लाइन पर दो नंबर शो करेंगे, 1 और 2, प्लस माइनस प्लस। 1 और 2 कहाँ से आए वो आपको लेक्चर से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 टुकड़े देखे लाइन के, तो 3 साइन आ गए। अब ये डिमांड इस लाइन के ऊपर वाला, इससे नहीं है, इस लाइन के ऊपर वाला क्या डिमांड कर रहा है? लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो लेस देन मतलब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। तो आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। x बिलोंग्स टू 1 to 2। साइन अभी हम डिस्कस करके लिखेंगे। 1 to 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल माइनस साइन एक ही बार लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब इस आंसर में मुझे इक्वल टू भी चाहिए, इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो केवल इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से तो कभी नहीं हो सकता। तो 1 के ऊपर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट, और 2 के ऊपर क्या आएगा भाई? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे वाले जितने भी नंबर से उन पर तो बाय डिफॉल्ट ओपन आना ही आना है। अब हम जब आंसर लिख रहे होते हैं तो इस पर ये चीज़ हमने क्यों लिखी? ये चीज़ इसलिए लिखी ताकि इस पर विचार किया जाए, तो x इक्वल टू जीरो पर मैं विचार कर रहा हूँ। मतलब विचार कैसे करना है कि x इक्वल टू जीरो आंसर में नहीं लेना था तो आंसर मैंने लिख लिया है। अब आंसर को मैं वेरीफाई करूंगा कि आंसर में x इक्वल टू जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस आंसर में x इक्वल टू जीरो आ ही नहीं रहा। 1 से 2 है ना, तो 1 से 2 में जीरो थोड़ी आता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर 100% सही है, 100%। इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता, सेम क्वेश्चन को इस तरह से लिख देता, ये वाला साइन लगा देता, तो प्रोसेसिंग सारी सही होती, ये कैंसिल ही होता। यहाँ पर x-1 x-2 मोर देन और इक्वल टू जीरो लिखा जाता, x नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता। ये काट दिया इस वजह से, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि ये नंबर लाइन ये बनाता, अगले स्टेप में नंबर लाइन में सेम बनाता, और सेम नंबर लाइन बनाने के बाद अब इससे पूछता, इस लाइन के ऊपर वाले एक्सप्रेशन से पूछता, इस लाइन के ऊपर वाली इन इक्वेशन से पूछता कि बताओ आपको आंसर क्या चाहिए। तो ये साइन देखकर हमें आइडिया लगता, कौन सा वाला साइन देखकर? ये वाला, कि ये पॉजिटिव मांग रहा है और इक्वल टू जीरो मांग रहा है। तो पॉजिटिव इस बार 2 बार आ रहा है। तो इस इन इक्वेशन का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से 1, -∞ से 1, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यूनियन 2 to ∞, दूसरा पॉजिटिव यहाँ पर है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन इंटरवल, और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल आएगा। 1 और 2 पर डिस्कस करने की बारी है। तो 2 नीचे की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओपन आएगा। नीचे की वजह से इक्वल टू जीरो मांगे या नहीं मांगे, हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। अब 1 पर बात रहेगी, तो 1 पर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, न्यूमरेटर में है 1, न्यूमरेटर में x-1 है, तो ये 1 पर जीरो होता है और जीरो यही देगा। यही एक रीज़न है x इक्वल टू 1 रखने पर इसका आंसर जीरो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ये मैंने आंसर लिख लिया। अब इसमें गलती क्या कर दी? गलती ये कर दी कि मैंने अगर ये आंसर बोल दिया होता, मैं आंसर लिख कर छोड़ाता और ऑप्शन में टिक कराता, तो ये आंसर मेरा सही होता या नहीं होता। क्योंकि जो भी आंसर होता है इसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, तो उसमें सारे जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे भाई, करेंगे ना। तो इसमें एक नंबर आ रहा है जीरो, आ रहा है ना, -∞ से 1, तो इसमें जीरो आ रहा है। तो जीरो अगर मैं यहाँ रखता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन में, हमें यहाँ से चेक नहीं करना है, यहाँ से करोगे तो गड़बड़ होगी।
तो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करना है x इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 0/0, और 0/0 फॉर्म तो आनी ही नहीं चाहिए, वो रियल थोड़ी होती है। 0/0 फॉर्म नॉट डिफाइन मानी जाती है। इसका मतलब मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, तो गड़बड़ से बचने के लिए तो ये लिख रहा हूँ x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ से हमेशा हटेगा, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। इसका मतलब मैं हमेशा आंसर लिखने के बाद ये देखूंगा कि मैंने कंडीशन साथ में क्या क्या लिखी थी, कि कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेना है। तो यहाँ पर आंसर जब फाइनल कर रहा हूँ मैं, फाइनल जब आंसर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 0 अगर इसमें आ रहा है, जैसे इसमें नहीं आ रहा था तो कुछ भी नहीं करना था, 0 आता तभी तो माइनस करता। इसमें 0 आ रहा है तो किसी भी नंबर को माइनस, किसी भी एक नंबर को माइनस करने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। वो तरीका मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, जब हम इंटरवल के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब हमारा आंसर बिल्कुल क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। इसी चीज़ को थर्ड फेज में कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड फेज में इस तरह से लिखते हैं। मतलब देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पूछा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, ये मैंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है ना, क्वेश्चन मेरा यहाँ से स्टार्ट है। आप ऐसा नहीं सोचे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकता इन इक्वेशन में ना, 0 है इधर, वैसे भी वो 0 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मेरा ये है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री ओड है और वो ऑपोजिट साइड आ रहे हैं तो इनको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल नहीं कर पाऊंगा तो क्या कर पाऊंगा भाई, फिर मैंने क्या बोला आपको, कैंसिलेशन आप कभी भी मत करिए। जब दोनों साइड एक्सप्रेशन हो, चाहे वो इवन डिग्री के हो चाहे वो ओड डिग्री के हो, आप कैंसिलेशन मत करिए, बचिए कैंसिलेशन से। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी एक साइड को इधर लेके आइए। तो पूरी एक साइड को अगर आप इधर लेके आएंगे तो आप इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। आप हमेशा बचिए, चाहे इक्वेशन हो चाहे इनइक्वेशन हो, आप हमेशा बचिए कैंसिलेशन से। आप कोशिश करें पूरी साइड को इधर लाएं। मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, चाहे इक्वेशन हो चाहे इनइक्वेशन हो, आप हमेशा बचिए कैंसिलेशन से। आप पूरी साइड को इधर लेके आइए, फिर कोशिश करिए उसको सोल्व करने की, ठीक है ना। ये मैंने जनरल बात बोली है सभी के लिए, चाहे इक्वेशन में सोल्व कर रहे हो चाहे इनइक्वेशन में सोल्व कर रहे हो। अभी हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, जब कोई भी चीज़ कॉमन होती है, दोनों में आ रही है, इसलिए मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लेने के बाद जो भी बच रहा है x-1 बच रहा है, और माइनस ऑफ x-2 यहाँ पर रिमेनिंग है। ये हमारे पास अभी दो फैक्टर बचे हुए हैं। इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और आगे, और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, ये मैंने x कॉमन निकाला, बाहर आ गया, सभी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। जो भी चीज़ बाहर आती है कॉमन आती है वो मल्टीप्लाई में आती है। मल्टीप्लाई आने के बाद इन दोनों के बीच में माइनस का साइन था तो माइनस मैंने कर दिए, तो ये x बना और ये माइनस का x बना, तो x और माइनस x कट जाएगा, और ये माइनस का 1 बना और ये प्लस का 2 बना, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 1 बन जाएगा। मतलब इसके मल्टीप्लाई में कितना आने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 आने वाला है, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो x क्या हो गया, x.1 मतलब x ही हो गया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये केवल हमारा आंसर है। देखो ये तो x अकेला ही है, इसको तो सोल्व करना ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल। मतलब ये हमें आंसर दे रहा है, ये आंसर क्या दे रहा है कि x की वैल्यू 0 रखो, या तो 0 रखूंगा तो दोनों साइड बराबर आ रही है, 0 इक्वल टू 0, सही बात है। और 0 से बड़ा रखूंगा, जैसे 1 रखूंगा तो ये भी 0 आ जाएगी, और ये आएगी हमारे पास नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है 0, सही बात है। तो कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ तो ये हमेशा हमारे पास सही रिजल्ट में कन्वर्ट हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता तो हमारे आंसर गलत होने की चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ और बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 कर देना भाई, यहाँ पर 2 कर देना। तो जब इस चीज़ को इधर लेके आओगे तो यहाँ पर x का फंक्शन बच जाएगा, तो 2 फैक्टर बच जाएंगे आपको। इसको वेवी कर्व से भी कर सकता हूँ ना, वेवी कर्व से कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है ना। मैंने क्या बताया, जितने भी फैक्टर्स बचते हैं, जितने भी एक्सप्रेशन बचते हैं, उसको आप नंबर लाइन पर शो करो। तो नंबर लाइन पे शो करूंगा, और कितने फैक्टर बचे हैं, एक x बचा है केवल। तो x 0 कहाँ हो रहा है, 0 पर, मात्र एक नंबर पर 0 हो रहा है, 0 पर एक ही एक्सप्रेशन है तो 0 मैंने लिख दिया है। ऐसा नहीं कि एक ऊपर ही बचा, नीचे भी, अगर ये 1/x भी बचता ना तब भी सेम फंडा आता। 1/x पर भी आप एक फैक्टर बचने की वजह से वो कहाँ 0 होता है वो चेक करते, वो 0 होता है 0 पर, तो 0 यहाँ शो करते, प्लस और माइनस शो करते। प्लस माइनस शो करने के बाद आप ये देखते कि डिमांड क्या कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिमांड कर रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव रहेगा। यहाँ ओपन आएगा और यहाँ पर क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ दे रखा है। अगर ये 1/x होता तो फिर यहाँ पर भी ओपन आ जाता, क्योंकि 1/x में x नीचे आ रहा है, तो x 0 हो रहा है 0 पर, तो 0 पर क्या आना चाहिए था, ओपन इंटरवल आने वाला था जब ये 1/x होता। तो आपको इस क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। तो आपको समझने की दरकार क्या है भाई, सेम फैक्टर कैसे कैंसिल किए जाते हैं। सेम फैक्टर कैंसिल कर मैं यहाँ पर आपको मतलब सेम फैक्टर देकर आपको उलझा सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वो ध्यान में रखें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
इसी तरह आपका प्यार बना रहे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।